यूपी की आबादी को कंट्रोल में करने के लिए अगर एक इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझे तो जनसंख्या को कंट्रोल में करना है, इसके लिए कानून लेकर के आऊंगा, कई लोगों को मिर्ची लग जाती है। उन्हें यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समुदाय विशेष की बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक यशस्वी फैसला लेने के लिए तैयार हैं, एक ऐसा फैसला जिसमें यूपी में लोगों को नौकरी में प्रतिनिधित्व मिले, पढ़ाई में मिले, बिजनेस में मिले, तो इसमें बुराई क्या है? अगर किसी भी तरह से पॉपुलेशन इंबैलेंस हो रहा है और बढ़ती हुई आबादी की वजह से यूपी का हाल बुरा होता है, गरीबी के मामले में, नौकरी के मामले में, शिक्षा के मामले में, और ऐसे में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई कानून लाया जा रहा है और कानून में यह नहीं कहा जा रहा कि किसी भी समुदाय विशेष की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन बावजूद इसके कई लोगों को मिर्ची लग जाती है। मिर्ची लगने वालों में आप देखें, यहाँ पर कई तस्वीरें आपको नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, और इसके अलावा जो मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं ना, ये दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता हैं, नाम है अशरफ उस्मानी। इन लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ह्यूमन राइट्स, यानी जो एक आम आदमी का अधिकार है, मानवाधिकार जिसे कहते हैं, मानवाधिकार का कहीं हनन ना हो जाए। और इनका यह भी कहना है कि बच्चों को आखिरकार क्यों सजा दी जा रही है। और तो और शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बहुत बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन जानते हैं उन्हें क्या लगता है। हम पहले उन्हें सुनाएं, उससे पहले कुछ सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर उतारना चाहेंगे। सवाल के साथ साथ आप ये देखें कि हम कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सिंह सोम ने यह कहा कि अगर एक समुदाय विशेष ये कहता है कि बच्चे अल्लाह की देन हैं, अल्लाह की देन ज्यादा आबादी के अलावा भी कुछ होती है, लेकिन हाँ, एसटी हसन ये कहते हैं नहीं, आबादी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। देवबंद संघ में है, देवबंद को ये लगता है मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। जनसंख्या की ये जंग है, जनसंख्या की जंग पर ये 5 सवाल हैं। अल्लाह की देन पर हम सवाल करेंगे, जो कई ऐसे मौलाना से लेकर के कई नेता पॉलिटिकली इनकैश करना चाहते हैं और जिहालत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूपी की बेहतरी चाहिए। और यूपी के एक मुख्यमंत्री ने अगर इच्छा शक्ति वाला फैसला करने की ठान ली है, तो हमारा यह मानना है यूपी के 24 करोड़ की बेहतरी के लिए कुछ सवाल लाजमी है। जनसंख्या आखिरकार सियासत है या फिर जंजाल? जनसंख्या कानून क्या वाकई में बहाना है और चुनाव असल में निशाना है? जनसंख्या पर समाजवादी पार्टी का तर्क कितना सही है, कितना गलत है? सबसे पहले आप सुने समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क, बहुत बुजुर्ग हैं, एक जमाने में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में भी आया करते थे। शफीकुर रहमान बर्क कैसे ये कह रहे हैं कि कुरान की एक आयत है, और कुरान की आयत कहती है जितनी रूहों को धरती पर आना है वो रूह तो आएंगी ही आएंगी। ये शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है। पहले शफीक साहब को सुनिए, उसके बाद आपको एक एक करके हम बयानबाजी सुनाते हैं कि जनसंख्या कानून को लेकर के कितनी बयानबाजियां हैं। रूहें पैदा की थी अल्लाह ने, सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी करते हैं, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। आपने शफीकुर रहमान बर्क को सुना, जिनका ये कहना है कि भाई जितनी भी रूहें आनी है ना धरती पर, वो रूहें तो आकर के रहेंगी, और इसमें तो कुरान की आयत में लिखा है। हम यकीन से एक बात कहेंगे, मैं यानी राशिद हाशमी यकीन से एक बात कहूंगा कि कुरान शरीफ में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है किसी को नौकरी ना मिले, किसी का बिजनेस ना चले और आप आबादी बढ़ाते रहें। कहीं पर भी किसी भी धार्मिक किताब में ऐसा नहीं लिखा है। और जैसे ही शफीकुर रहमान बर्क ने ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी के जो MLA हैं संगीत सोम, उन्होंने कैसे सीधे निशाने पर लिया, उनकी त्योरियां चढ़ी। त्योरियां चढ़ने के बाद संगीत सोम ने सीधे तौर पर यह कहा, अल्लाह की देन के अलावा भी और कई चीजें होती हैं। अल्लाह की देन सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, अल्लाह की और भी कई देन होती है। संगीत सोम को सुनिए। बहुत बड़ा कलंक और एक बहुत बड़ा प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। मैं योगी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये शुरुआत की है, और जनसंख्या पे बिल्कुल एकदम कानून लाना चाहिए। 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा हो, तो मेरा तो ये मानना है कि जो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। मुझे नहीं पता वर्क जैसे आदमी को किसने सांसद बना दिया। अल्लाह की देना, अल्लाह से बच्चे छोड़ के कुछ और मांगे, देश की तरक्की मांगे, विकास मांगे, बच्चे 2 ही मांगे, इससे ज़्यादा ना मांगे। अब आपने सुन लिया कि शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा है, आपने ये भी सुन लिया कि संगीत सोम ने कैसे निशाने पर लिया है ऐसे नेताओं को जो जनसंख्या कानून को भी लेकर के धर्म के चश्मे और नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आपको विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्हें सुनाते हैं, और देवबंद के
यही मौलाना है, अशरफ उस्मानी इनका नाम है, प्रवक्ता हैं। किस तरह से इन्होंने मानवाधिकार के कटघरे में कानून को खड़ा किया है। लेकिन हाँ, विश्व हिंदू परिषद भी पूरी तरह से ड्राफ्ट को लेकर के रजामंद नहीं है। क्यों, देखिए आप। अगेंस्ट जो 2 से ज़ायद बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या खता है। तो हम ये मानते हैं कि ये कानून इंसाफ पर मबनी नहीं है, गलत है। परिवार एक ही बच्चे का परिवार रखेगा, उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेंगे। हम इसके समर्थन नहीं कर रहे। बच्चे चाहिए, एक बच्चा होने पर जनसंख्या घटती है। मैं ये मानता हूँ कि भारत का जन भारत की ताकत है। जनसंख्या यानी नंबर्स, ये भी शक्ति होते हैं। स्थिर करना मंजूर है, घटाना मंजूर नहीं। ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। अब चलिए हम आपको यूपी से पड़ोसी राज्य बिहार भी लेकर के चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने कैसे जनसंख्या कानून को लेकर के तंज कसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। देश के अलग अलग राज्यों में, लगभग 10 राज्यों में कानून है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना होता है, कानून के जरिए जनसंख्या पर कंट्रोल कितना हो रहा है। और हाँ, साथ ही नीतीश ने यह भी कहा कि अगर कंट्रोल होगा 2040 तक होगा। तंज वाले लहजे में नीतीश कुमार ने यह बात कही है, सुनिए। बहुत साफ साफ ओपिनियन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है। तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7। हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन। अब खबर की अगर आपको तासीर समझनी है ना, तो आपको कुछ तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी है। तस्वीरें जहां पर आपको यह पता चलेगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तो 11 जुलाई को जनसंख्या नीति पेश की। जनसंख्या नीति पेश करने के साथ जो राज्य का विधि आयोग है, यानी जो स्टेट लॉ कमीशन है, उसने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। ड्राफ्ट तैयार करके सीधे तौर पर इसे कहां डाल दिया गया, इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया और लोगों की राय पूछी गई। लोगों से यह राय लेने की कोशिश की गई कि आप ये बताएं कि अगर जनसंख्या कानून हम लेकर के आएंगे, अगर 2 बच्चे ही अच्छे हम मानेंगे, तो इस पर आप क्या सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी स्क्रीन पर सारी तस्वीरें एक साथ में उतारनी चाहिए टीम पीसीआर, क्योंकि इस पर समाजवादी पार्टी का रुख क्या है, बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या है, एसबीएसपी का रुख क्या है, एआईएमआईएम का सोचना क्या है, देवबंद से लेकर के जितने भी धर्मगुरु हैं, इन सभी का क्या सोचना है, ये भी एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम डिबेट पैनल के साथ में जुड़ेंगे और डिबेट पैनल में आपको हम ये दिखाएंगे कि आखिरकार स्टैंड क्या है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और हाँ, आबादी के नाम पर आखिरकार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कौन कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर कोई हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे माने कि चुनाव का फायदा कमा रहे हैं, या उन लोगों को माने जो ये आरोप लगाने में लगे हैं कि जनसंख्या कानून एक ऐसे वक्त में लेकर के आया जा रहा है जब इलेक्शन चंद महीने या चंद कदमों की दूरी पर हैं। 3 गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक एक करके उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रवि त्रिपाठी विश्व हिंदू परिषद के वो संयोजक हैं जिन्होंने चित्रकूट में संघ की बैठक में विश्व हिंदू परिषद का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, और चित्रकूट से रवि त्रिपाठी सीधे हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और थोड़ी देर के बाद में मौलाना अली हुसैन कुम्मी भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। इंट्रोड्यूस कर दिया जाए टीम पीसीआर, जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तुरंत ही उन्हें टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी, मौलाना अली हुसैन कुम्मी और रवि त्रिपाठी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। सीधे इनको टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। आनंद दुबे जी, पहला सवाल आपसे है। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के नेता ये कहने में लगे हुए हैं कि भाई कुरान की आयत है
जितनी रूहों को आना है वो रूह तो आएगी, जनसंख्या कानून के जरिए आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। वहीं देवबंद का ये कहना है, दारुल उलूम देवबंद के जो प्रवक्ता हैं अशरफ उस्मानी उनका नाम है, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के कानून आप लेकर के आएंगे ना, सीधे तौर पर ह्यूमन राइट्स को आप लोग निशाना बना रहे हैं। इसका ये मतलब है, जवाब दें। देखिए, बर्क साहब और देवबंद के जो उलेमा है उन्होंने जो बयान दिया है वो कुल मिलाकर जो है वो इस पूरे मामले का जो है, विवेक साइलर जी आप ऑन एयर हैं, अगर आप बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। टीवी फ्रेम में आप ऑन एयर हैं विवेक साइलर जी। हाँ आनंद दुबे जी अपनी बात पूरी करें। इस पूरे मामले में जो है सांप्रदायिकता देख रहे हैं, इस पूरे मामले को धर्म से देखकर जोड़ रहे हैं। उन्होंने जिस कुरान की बात की, अल्लाह की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा देश में दो तरह के इस्लाम, देश क्या पूरी दुनिया में, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम को ये लोग मानते नहीं है और मुल्ला का इस्लाम ये लोग चलाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग चाहते हैं कि कौम जो है वो जाहिल रहे, लोग कम पढ़े लिखे रहे, लोग जो है उनकी बातों में आए और वो उनको बरगला कर उनको जो है वोट बैंक का एक सामान बनाए रखें और वो जहां कहे जिस तरह से कहे, ठीक है, उनका समुदाय, एक मिनट किया, आपका ये कहना है कि एक अल्लाह वाला मुसलमान होता है, एक मुल्ला वाला मुसलमान होता है, और जितने भी नेता हैं ये मुल्ला वाले मुसलमान को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी आवाज बहुत ज्यादा एको हो रही है, साउंड इंजीनियर जो भी हैं इसको ठीक किया जाए। विवेक साइलर जी के पास में चलते हैं, एक मिनट विवेक साइलर जी के पास में चलते हैं। विवेक साइलर जी, शफीकुर रहमान बर्क अगर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया कुरान में लिखा हुआ है, आयत में लिखा हुआ है, जितनी रूहों को आना है वो तो आ करके ही रहेंगी, क्या ये माना जाए कि आप लोग इसके जरिए ये स्टैंड लेकर के चल रहे हैं कि आबादी तो बढ़ती ही रहेगी, समुदाय विशेष जो है वो आबादी बढ़ाता ही रहेगा, इस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा? विवेक साइलर जी, क्या ऐसा कुछ सोचते हैं आप? देखिए राशिद जी, यहाँ समुदाय विशेष की बात नहीं है। जनसंख्या एक समस्या है पूरे देश में, ये सही है, लेकिन देश में जो कानून है, अगर आपको जनसंख्या कंट्रोल करनी है तो पैन इंडिया लेकर आपको आना पड़ेगा और कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा मध्य प्रदेश में भी कानून चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, वहां भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें नहीं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ। लेकिन 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया, तब आपको याद आ रहा है बेरोजगारी अपने 46 साल याद तो आया ना हो गई। विवेक साइलर जी, आप लोगों को तो याद नहीं आया, लेकिन यहाँ पर याद तो आया ना। देखिए, मुझे या तो बोल लेने दीजिए, बीच में टोकिए मत, या तो टोकिए तो फिर आप ही बोल लीजिए। विवेक भाई, टीवी की अपनी बाध्यता होती है, जहां पर सवाल खड़े करने होंगे ना, वहां पर मैं बीच में टोकूंगा। जहां पर मुझे सवाल करना होगा, मैं एक नहीं बल्कि कई सवाल करूंगा। सवाल पूछने की भूमिका में मैं हूं, आप बिल्कुल जवाब दें, लोकतांत्रिक तरीके से आप जवाब दें, आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं यूं ही बीच में नहीं टोका करता, अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, अभी किसी का स्टेटमेंट आ रहा था आपके टीवी पे, मैं नहीं समझ, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। अगर शिक्षित होंगे, नीतीश कुमार जी कह रहे थे मुख्यमंत्री, शिक्षित अगर लोग रहेंगे तो उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो शिक्षा का बजट ही 6% काट के रख दिया। क्यों काटा भैया आपने शिक्षा का बजट? आपने स्वास्थ्य बजट 6% काट दिया। आप शिक्षा और स्वास्थ्य दे नहीं पा रहे हैं, 4.5 साल में कुछ कर नहीं पाए। अब चुनाव सर पे है तो इस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं। वही आनंद दुबे अभी बीच में आप आइएगा, लेकिन एक बार डिबेट ओपन टू ऑल हम कर देते हैं। साउंड इंजीनियर जो भी हैं, मेरी आवाज़ को ठीक किया जाए क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा एको हो रही है। रवि त्रिपाठी जी के पास में चलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं रवि त्रिपाठी। सीधे मेरा उनसे सवाल होगा, रवि जी, उत्तर प्रदेश में लॉ कमीशन की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट को अपलोड किया गया वेबसाइट पर, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम रजामंद नहीं हैं। ठीक है, दो बच्चों वाला प्रावधान तो ठीक है, लेकिन जहां पर एक बच्चे की आप बात करने लगते हैं और ये कहते हैं कि एक बच्चा अगर पैदा होता है किसी भी परिवार में तो उसे सरकारी नौकरी से लेकर के बाकी जितनी भी एम्यूनिटीज हैं इनमें ज्यादा फायदा पहुंचाया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद इससे रजामंद नहीं है। क्यों? क्या ये माना जाए कि जनसंख्या कानून पर बीजेपी के साथ में वीएचपी नहीं है? क्या यही स्टैंड है आप लोगों का? रवि त्रिपाठी जी, देखिए ऐसा है सर कि हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड, जी हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही कहा, इसलिए कि हमारे बुंदेलखंड में तो एक कहावत प्रचलित है कि दूधो नहाओ पूतो फलो। पूतो फलो का मतलब कि खूब संतान पैदा करो, लेकिन हिंसक संतानें नहीं होनी चाहिए इस देश पर। इस देश पर जो राम या तो को मेरा सवाल सुन नहीं पाए या मेरा सवाल समझ नहीं पाए, ऐसी संतानें होनी चाहिए। अरे मेरी बात सुनिए ना आप रवि त्रिपाठी जी, मैंने ये सवाल किया ही नहीं।
मैं आगे आऊंगा तब आप ये पॉइंटर रख लीजिएगा। आखिरकार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी को जनसंख्या कानून को लेकर के जो स्टेट लॉ कमीशन का ड्राफ्ट है वो पसंद क्यों नहीं आया, मेरा ये सवाल है। पसंद, हम जनसंख्या नियंत्रण के बहुत समर्थक नहीं हैं, इस नाते कि जनसंख्या पर अंकुश होना चाहिए, लेकिन कानून एक प्रक्रिया है। इसके बाद जनजागरण और जागृति, नौकरी पेशे की एक बाध्यता, चुनाव न लड़ना, ये न करना एक बाध्यता हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा नहीं। और हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो ठीक ही आनंद दुबे जी आप ही के साथी हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने जो कहा ठीक कहा, ये रवि त्रिपाठी का कहना है। अब आप क्या कहेंगे? अपने ही अगर साथ छोड़ने लगे किसी कानून को लेकर के तो आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार उधर अलग तंज कस रहे हैं, भाई आपके अलायंस पार्टनर हैं, बिहार में आपके साथ सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी आपने उनके मंत्री ले ही लिए हैं, लेकिन नीतीश भी तैयार नहीं है, विश्व हिंदू परिषद भी तैयार नहीं है। मनाएंगे कैसे इन लोगों को? और मेरी एक बार गुजारिश है कि मौलाना अली हुसैन कुम्मी को जितना जल्दी हो सके जोड़ा जाए, क्योंकि मैं मौलाना से बात करना चाहता हूं, उनका स्टैंड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मौलाना अली हुसैन कुम्मी को टीम असाइनमेंट जितना जल्दी हो सके जोड़ने की कोशिश कीजिए। रवि, आनंद दुबे जी पहले आप बोलें। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये पूरा ड्राफ्ट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट को अपलोड किया गया है, लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। लोग जो सुझाव देंगे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी सुझाव दे सकती हैं, एनजीओ भी सुझाव दे सकते हैं, जो डिफरेंट कल्चरल और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके बाद इसको फिर रेक्टिफाई करके जो है इसको सरकार को सौंपा जाएगा और सरकार फिर इस पे फैसला करेगी। दूसरी चीज जो बात रही जागरूकता की, देखिए जागरूकता की मैं आपको बता दूं, अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है 1952 से लेकर अब तक जो है वो खर्च किए जा चुके हैं। 1952 में जो है परिवार नियोजन चलाया गया, 1974 में स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया, 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा देखने को आप मेरा सवाल समझिए आनंद भाई, मेरा सवाल आप समझिए, क्योंकि मैं डिबेट से कहीं इधर उधर नहीं जाता। मैंने सीधे ये पूछा विश्व हिंदू परिषद को कैसे मनाएंगे जनसंख्या कानून को लेकर के, और नीतीश कुमार जैसे साथियों को कैसे मनाएंगे, मेरा ये सवाल था। आप आगे इसका जवाब देंगे। मौलाना अली हुसैन कुम्मी मेरे साथ में जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, हालांकि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपका नेटवर्क ठीक हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौलाना अली हुसैन कुम्मी, देवबंद ये कहता है ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, शफीकुर रहमान बर्क ये कहते हैं कुरान में आयत है कि जितनी रूहों को आना है वो रूहें तो आकर के ही रहेंगी। आपका स्टैंड क्या है? ये ध्यान रखिए, कानून का है मतलब कानून को जो चाहे बने, हमारा मुल्क आज़ाद है, जिसको भी चाहे माने जिसको भी चाहे न माने, और इस्लाम ये कहता है कि इस पर पाबंदी नहीं हो सकती है। कुदरत का निज़ाम है, हर एक की शादी हो सकती है, हर एक औलाद पैदा कर सकता है। ये लोग मुझे सुनिए, चूंकि आप टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको टीवी स्क्रीन पर जोड़ा जाए, मौलाना कुम्मी को जितना जल्दी हो सके टीवी स्क्रीन पर लेकर के आया जाए। लेकिन आनंद जी, आपने एक बात कही थी कि कुछ लोग अल्लाह का कानून मनवाते हैं, कुछ लोग मुल्ला का कानून मनाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं विवेक साइलस जी की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी वाले लोग किसका कानून मनवाते हैं, शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग किसका कानून मनवाते हैं, देवबंद वाले लोग किसका कानून मनवाते हैं? के लिए एक हबीब जालिब ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। तो ये मौलाना लोग जो है आज नहीं, शुरू से अपनी तकरीरें देते हैं, उल्टी सीधी तकरीरें देते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनका मकसद सिर्फ एक है कि कौम जाहिल रहे, लोग कम पढ़े लिखे रहें, ताकि इनकी बातों में आते रहें। और समाजवादी पार्टी का देखिए बड़ा सीधा स्टैंड है, उनको हर चीज में जो है तुष्टीकरण करना है। कोई भी नई चीज जब आती है, विवेक सागर जी, आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, आतंकवाद हो जाए तो आप तुष्टीकरण करते हैं, जनसंख्या कानून की बात हो जाए तो आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, अगर आबादी की बात हो जाए तो आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, टिकट देने की बात हो जाए तो आप तुष्टीकरण करते हैं, चुनाव की बात हो जाए तो आप तुष्टीकरण करते हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, जवाब दें, रिबटल। जी बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अली बजरंग बली किसने कहा? प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान और ईद दिवाली की बात कर दी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री है, राजस्थान के चुनाव में जाके बजरंग बली को दलित बता दिया।
उनकी जांच बता दी और हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम तुष्टीकरण की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए विवेक भाई, अरे मुझे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। हाँ दिक्कत यही अच्छा, है आपका ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। दिक्कत यही कि मैं कोई सवाल पूछता हूँ ना विवेक भाई, आप तो पुराने मित्र हैं, जहाँ पर बात विचारात्मक विभ्रम तो मेरा आपका रहेगा ही। चलिए ठीक है, बोल लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था, 10 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, बंगाल का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, झारखंड, दिल्ली, कहीं का देख लीजिए। कोई ऐसा चुनाव अभी तक गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था वो हिंदू मुसलमान नहीं था। अब विवेक भाई अगला सवाल आपसे ही है, विवेक भाई अगला सवाल आपसे ही है। हम इधर उधर ना निकल जाएं, इसीलिए मेरा सवाल, मैं वापस से जनसंख्या कानून पर आता हूं। विवेक भाई, मैं वापस से जनसंख्या कानून पर आता हूं, सुनिएगा आप। 2001 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 80.61% हिंदू थे, 18.5% मुसलमान थे। लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घट करके 79.73% हुई और मुसलमानों की आबादी बढ़ करके 19.26% हो गई। अगर इस तरह से आबादी का इम्बैलेंस हो रहा है, इसे रोकने के लिए जनसंख्या कानून आ रहा है, अगर हिंदू घटते जा रहे हैं यूपी में, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अगर एक समुदाय बढ़ जाएगा, एक समुदाय घट जाएगा, अगर आबादी का ऐसा संतुलन हो गया, इसमें दिक्कत क्या है? इसको हिंदू मुसलमान से तो जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजनन दर उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कम हुआ है। और प्रजनन जो दर जो है वो अगर आप हिंदू और मुसलमानों को कंपेयर करें तो मुसलमानों में ज्यादा कमी आई है। खैर, ये आज का ये इश्यू नहीं है। मैं दोबारा आपसे कहूंगा राशिद भाई, ये सब जो फंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये ध्यान भटकाने वाले सोशल इवेंट वाले फंडे हैं। आज जो बात करके आए थे हम, उत्तर प्रदेश में कोई स्मार्ट सिटी दिखती है? फिल्म सिटी कहीं नजर आई? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, पॉपुलेशन को लेकर के कानून की बात करूंगा। यहां पर मैं फिल्म सिटी की बात नहीं करूंगा, यमुना एक्सप्रेसवे की बात नहीं करूंगा, किसानों की बात नहीं करूंगा, बाकी मैं इधर उधर जाता ही नहीं। मैं, अगर आप कहेंगे ना पुलवामा, मैं कभी और बात कर लूंगा, लद्दाख की बात करेंगे आप, कभी और बात कर लूंगा, फिल्म सिटी को लेकर के मैं कभी और बात कर लूंगा, रिवर फ्रंट को लेकर के अगर आप बात करना चाहेंगे कभी और मैं कर लूंगा। लेकिन सीधे तौर पर मेरा ये कहना है, आनंद दुबे जी, जनगणना विभाग का एक आंकड़ा है मेरे हाथ में, डेटा ये कहता है कि यूपी के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों के मुकाबले घटने लगी है। यूपी की आबादी अभी 24 करोड़, दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में से 4 देश ऐसे जहां यूपी से ज्यादा आबादी। लेकिन मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद यूपी के वो जिले हैं जहां पर ट्रेंड ऐसा है, मुसलमान बढ़ने लगे हैं, हिंदू घटने लगे हैं। क्या यही एक वजह है, कानून लेकर के आया जा रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून, कोई भी नीति, कोई भी योजना किसी वर्ग विशेष, किसी समुदाय विशेष और किसी के लिए नहीं बनाती है। देखिए, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि मुसलमानों को न पुरस्कृत करो, न तिरस्कृत करो, और इनको परिष्कृत करो। मुसलमानों को आप वोट बैंक का सामान मत बनाइए, और विपक्ष ने यही किया। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, हमने उज्ज्वला योजना लाया हो, नल जल योजना लाया हो, कोई खाद्यान्न, मैं सिर्फ जनसंख्या कानून पर रहूंगा। मैंने कहा ना, अगर विवेक जी को मैंने रिवर फ्रंट पर रोका है तो मैं बाकी आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम है ना, इस पर मैं आपको भी रोकूंगा। और जहां पर कोई भी मेरी डिबेट डिरेल करेगा, मैं अगले गेस्ट की तरफ चला जाऊंगा। रवि त्रिपाठी जी, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपका यह कहना था कि ठीक है, जनसंख्या एक अलग विषय है, लेकिन अगर एक हिंसक समुदाय हिंसक लोगों को पैदा करने लगे तो वहां पर जाकर के समाज के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इशारा किस तरफ है रवि जी, आपका इशारा किस तरफ है? और मैं बार बार कहूंगा कि मौलाना अली हुसैन कुम्मी को जितना जल्दी हो सके मेरे साथ में जोड़ा जाए। रवि त्रिपाठी जी, टीवी चैनलों पर बैठ करके और कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि चाहे जितनी संतान पैदा करो, ये तो कुरान की बात है। मानवर उत्तर प्रदेश कृष्ण और राम की धरती यही है, इसलिए यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से हिंदू विचारधारा को खत्म करने का प्रयास विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण उत्तर प्रदेश में, यूपी में हिंदू विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के जो रवि त्रिपाठी हैं, उन्हें रिबट करना चाहेंगे बीच में आकर के? विवेक जी, हेलो, विवेक साइलस जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही, बताएं।
जी। रवि त्रिपाठी जी का ये कहना है कि मुस्लिम विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कई सियासी दल कर रहे हैं और एक समुदाय विशेष कर रहा है। जवाब दें। देखिए राशिद भाई, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ना अब खत्म हो जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में। इससे किसी का भला न होने वाला, ना देश का ना प्रदेश का। जितना इसमें राजनीति होगी, देश और प्रदेश उतना ही पीछे जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है राशिद भाई कि इसी पे राजनीति होती है और भारतीय जनता पार्टी इसी पे चुनाव लड़ती है। मैंने तो अभी आपको उदाहरण दे दिए, बटन कहाँ दब रहा था, करंट कहाँ लग रहा था। साक्षी महाराज क्या कहते हैं उन्नाव के जो सांसद हैं कि भाई ओवैसी साहब तो हमारे अपने हैं, बिहार में चुनाव जीता है यही गड़बड़ होता है विवेक भाई। तो ये मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन की, आप चले जाएंगे साक्षी महाराज पे। मैं बात करूंगा यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, आप चले जाएंगे ओवैसी पर। मैं अभी सियासत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सोशल फैब्रिक खराब ना होने पाए, मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं। यूपी की ये डिबेट है, समझिएगा आप, यूपी के 24 करोड़ लोगों के लिए डिबेट है, ये भी समझिए आप। आनंद दुबे जी, अगर संगीत सोम ये कहते हैं अल्लाह की देन औलादों के अलावा या संतानों के अलावा भी कई है, इसका मतलब क्या है? मौलाना कुंभी को आप ये भी कर सकते हैं कि तस्वीर लगा करके फोन लाइन पर जोड़ा जाए। पीसीआर टीम तस्वीर लगा करके फोन लाइन पर जोड़ें। आनंद दुबे जी बोले। देखिए, मैं इस बात पर एकदम स्पष्ट हूं कि अल्लाह ने कहीं नहीं कहा है कि आप बच्चे पैदा करते चले जाइए। आप ये मत देखिए कि मेरी जो है आर्थिक स्थिति कैसी है, मैं बच्चों को अच्छा परवरिश दे सकता हूं कि नहीं, मैं बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बना सकता हूं कि नहीं, मैं बच्चों को अच्छा भोजन दे सकता हूं कि नहीं, अच्छे कपड़े पहना सकता हूं कि नहीं। ये आपको निर्धारित करना है, ये उस व्यक्ति को निर्धारित करना है कि मेरी एक काम कर लेते हैं ना, मौलाना अली हसन कुम्मी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मौलाना, मैं राशिद हाशमी, मैं भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखता हूं जिस समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं। मैंने अपने घर में कभी भी नहीं सुना कि ज़्यादा औलादें पैदा कर देना अल्लाह की देन है। मैंने अपने घर में कभी भी नहीं सुना जितनी भी रूहें आने वाली हैं उन रूहों को आने देना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने घर में कभी भी ये नहीं सुना इस्लाम खतरे में है। आप लोग ये दो टैग क्यों लगाते हैं कि ज़्यादा संतान पैदा करो, यहाँ पर ये अल्लाह की देन है, इस्लाम खतरे में है अगर कानून आ जाता है, इस तरह का कार्ड क्यों खेला करते हैं मौलाना कुम्मी? ऐसा है कि मैं ये समझता ही हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्योंकि इलेक्शन करीब में है और हमारे योगी जी को ये मालूम है कि हालात हमारे सूबे के बहुत खराब हैं। अरे सुनिए, एक मौलाना सियासत की बात नहीं करेगा। नो, एक मौलाना सियासत की बात नहीं करेगा। मैंने आपको धर्मगुरु की हैसियत से अपने शो में इन्वाइट किया है ना। जब इलेक्शन लड़ने के लिए आप जाएंगे, मैं अलग से आपसे सवाल कर लूंगा मौलाना कुम्मी, मैं एक अलग से आपसे सवाल कर लूंगा। इस बीच कई तस्वीरें भी हैं, तस्वीरों में आबादी है, कानून है, नीतीश कुमार है, रणनीति है, राजनीति है और यूपी भी। मौलाना कुम्मी बोलिए, अल्लाह वाला कानून मानते हैं, मुल्ला वाला मानते हैं? मौलाना कुम्मी, हम इस्लाम में कानून मानते हैं। इस्लाम में ये नहीं है कि औलादे कम पैदा करो या ज्यादा पैदा करो। इस्लाम ये कहता है कि शादी करो, नस्ल को बढ़ाओ, और इस्लाम में कहीं पर भी कोई कानून ऐसा नहीं बनाया गया है कि 2 बच्चे पैदा हो, 4 बच्चे हो, 6 हो या 1 हो। खुदा की कुदरत है, बच्चा किसी के इख्तियार में नहीं। एक बात बताइए मौलाना, एक बार पूरे सभी गेस्ट को टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। मौलाना, मेरा एक सवाल सुनिएगा आप, क्या इस्लाम में कहीं पर भी ये कहा गया है कि आबादी बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, भले ही नौकरी ना मिले, बढ़ाते रहो भले ही बिजनेस ना पनपे, बढ़ाते रहो भले ही शिक्षा ना मिले, बढ़ाते रहो भले ही डॉक्टर ना मिले, बढ़ाते रहो भले ही सेहत ना मिले, भले ही आपको हेल्थ सेक्टर में किसी भी तरह का फायदा ना मिले? क्या ये भी कहा गया है? और अगर ये कहा गया है तो आप लोग माफ कीजिएगा, आप लोग इस्लाम के नाम पर जिहालत फैला रहे हैं। इस्लाम के अंदर, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये, इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि औलादे बढ़ाते रहो। इस्लाम ने ये भी नहीं कहा है कि मतलब ज्यादा औलादे पैदा करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कुदरत का निजाम जो है उसमें दखलअंदाजी। इसका मतलब मैं ये मान जाऊँ ना मौलाना, इसका मतलब मैं ये मान जाऊँ ना कि योगी आदित्यनाथ का जो कानून आने वाला है यूपी में, जो सीधे तौर पर जनसंख्या पर नियंत्रण लगाएगा, इसको लेकर के आप रजामंद हैं, यही मानूं मैं? यहाँ से बात खत्म हो जाती है आपसे। यही बात मैं खुद भी कह रहा हूँ कि बहुत से इस्लामी मुल्क हैं, खुद ईरान है, इराक है, यूरोप में बहुत से मुल्क है जहाँ के ऊपर ये चीज बनाई गई है। मगर मुझे अफसोस ये होता है कि एक समुदाय को टारगेट बनाया जाता है, मुसलमानों को। और ये बात तो हिंदू भी कह रहे ना। कौन टारगेट बना? कौन टारगेट बना? मेरी बात सुनिएगा आप। नहीं, गलत बात मत कीजिए, ये जहालत वाली बात मत ये ना करें आप कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। कहाँ टारगेट किया जा रहा है? 2 आतंकी बैठे हुए थे ना लखनऊ में, टारगेट किए गए हैं क्या? मैं राशिद हाशमी यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में पैदा हुआ, यूपी में पला पड़ा, यूपी में स्कूलिंग हुई और यूपी में ही नौकरी करता रहा मैं। मुझे तो नहीं लगता कभी भी टारगेट किया गया। कोई
मुझे तो कभी भी नहीं लगता टारगेट किया गया। आनंद दुबे को लेकर के आइए स्क्रीन पर, जितने भी गेस्ट हैं टीवी स्क्रीन पर उतारे जाएं तुरंत ही। आनंद दुबे जवाब दें। यहाँ पर एक मौलाना का ये कहना है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है कि इनका पूरा आरोप जो है वो निराधार है। ठीक है, अभी गाजियाबाद में जो दाढ़ी कांड हुआ था, जिसमें दिखाया गया कि जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, जब उसकी जांच हुई तो पता चला उसको पीटने वाले लोग ही मुसलमान हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने कैसे मिलकर फर्जी तरीके से फेसबुक पर उसको लोड किया और उसको जो है वायरल किया। दूसरी चीज मैं इनको बताना चाहता हूँ, जब शादी की बात होती है, जब तलाक की बात होती है, जब बच्चे पैदा करने की बात होती है, जब संपत्ति की बात होती है, तो इनको शरिया याद आता है, इनको पर्सनल लॉ याद आता है। लेकिन जब आईपीसी की बात होती है, जब क्रिमिनल की बात होती है, तो इनको जो है इंडियन पिनल कोड चाहिए। तो अगर आपको शरिया लेना है तो पूरा ही लो ना भाई, आधा अधूरा शरिया क्यों लेते हो? विवेक जी, जिस तरह से बात तो सही है। रबर स्टैम्प के तौर पर आखिरकार मुस्लिम आबादी को कई अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से इस्तेमाल क्यों किया गया? आप लोगों ने किया 80 के दशक के अंत में, 90 के दशक की शुरुआत में मंदिर के नाम पर, कि भाई वहां पर मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप लोगों ने किया। आरक्षण के नाम पर कभी किया गया, कभी पसमानदा के नाम पर किया गया, कभी अशराफ के नाम पर किया गया, कभी अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट के नाम पर किया गया, कभी किसी के साथ में मुल्ला का टैग लगा दिया गया। मुल्ला का टैग लगा करके बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री तक भी बन गए। विवेक साइलस जी, क्यों इस्तेमाल किया गया इतना? देखिए राशिद भाई, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति नहीं करती है, मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, लेकिन आप घुमा घुमा के वही बातें कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं अपने चैनल पे। विवेक साइलस जी, मेरी बात सुनिएगा। विवेक जी, मेरी बात सुनिएगा। विवेक साइलस जी 18 साल से ज्यादा पत्रकारिता करते हुए हो गया। विवेक जी, मेरी इंटीग्रिटी पर आप सवाल मत उठाइएगा, मुझे बीजेपी का प्रवक्ता मत बोलिएगा। मैं ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं, ना संघ का प्रवक्ता हूं, ना वीएचपी का प्रवक्ता हूं, और यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। पहला। दूसरा ये विवेक भाई कि इंटीग्रिटी को लेकर के सवाल मत उठाइएगा। 18 साल में एक पत्रकार की इंटीग्रिटी पर कभी सवाल नहीं उठाया है। यूपी की बात करने पर आता हूं, हाँ इतना जरूर है, दुखती रग पर हाथ रख देता हूं, दुखती रग पर जहां हाथ रखता हूं वहां पर मिर्ची लगने लगती है। जिन लोगों ने समुदाय को इस्तेमाल किया है, समुदाय को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, अपने यूपी का मान नीचे नहीं होने दूंगा, 24 करोड़ लोगों के साथ में मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मेरा यही एक संकल्प है, और जब मैं सही बात करता हूं ना तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता हूं। विवेक जी, बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता हूं। हाँ, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। तुष्टीकरण कर रहे हैं आप बैठ के यहाँ पर, तुष्टीकरण करा रहे हैं आप, नफरत फैला रहे हैं। आनंद दुबे बीच में आइए, आनंद दुबे बीच में आइए। आनंद दुबे, आप बताएं, आपकी पार्टी ने प्रवक्ता बना लिया क्या मुझे? आनंद दुबे इंट्रोड्यूस करें मुझे एक बार। विवेक साइलस को जवाब दें। आनंद दुबे बोलेंगे। की बात करे वो आपके खिलाफ, जो आतंकवादियों की बात करे, जो पाकिस्तान की बात करे, जो देशद्रोहियों की बात करे, वो आपके आदर्श होते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल उठाते हैं, आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। आप जो आपके और एक बात और याद रखिएगा सांप्रदायिक दंगे हुए, विवेक साइलस जी, एक बात और याद रखिएगा, इससे पहले कि एक पत्रकार की इंटीग्रिटी पर आप सवाल उठाएं, मैं राशिद हाशमी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई मेरे खिलाफ फतवा जारी करे ना करे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं राशिद हाशमी, मेरे घर में मंदिर में पूजा भी होती है, मेरी माँ का नाम राजेश्वरी शुक्ल है, इसलिए मेरी इंटीग्रिटी पर कभी भी आइंदा से सवाल मत उठाइएगा, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं यूपी की बात करता हूं, यूपी की बात करता रहूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरे लिए जरूरी है 24 करोड़ की जनता, मेरे लिए जरूरी है मेरा यूपी, मेरे लिए जरूरी है मेरा पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, अवध, रुहेलखंड मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए कोई नेता जरूरी नहीं है। विवेक साइलस जी, आप फिर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सभी को लोकतांत्रिक अधिकार अपनी डिबेट में दिया करता हूं। यहाँ मैं भी पैदा हूँ, यही पहला बड़ा हूँ। आप जैसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं टीवी चैनलों के द्वारा, और इस तरह की डिबेट करना है। रवि त्रिपाठी आप बीच में आ सकते हैं। विवेक साइलस का ये कहना है कि मेरे जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। रवि त्रिपाठी बीच में आइए, रवि त्रिपाठी बीच में आइए, उसके बाद आनंद दुबे बोलेंगे। समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके आका अखिलेश और मुलायम जिनके ये प्यादे हैं, इन्होंने ही राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, इन्होंने ही निहत्थे कारसेवकों को मार करके नर्मदा पर फेंका था, और इन्हीं के आका में अखिलेश और मुलायम, अखिलेश का बाप मुलायम यादव वाले लोग जिनके ये प्रवक्ता बैठे यहाँ बैठ के भाषण कर रहे हो, भाषण नहीं, शिक्षा कहाँ है, महंगाई कहाँ है,
होल्ड, ये फिश मार्केट नहीं है, ये मछली बाजार नहीं है, ये फिश मार्केट नहीं है। मुझे चीख चिल्लाहट नहीं चाहिए, टीआरपी चाहिए ही नहीं मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे टीआरपी वाली डिबेट नहीं चाहिए, मुझे चीख चिल्लाहट नहीं चाहिए, मुझे शाब्दिक उग्रवाद नहीं चाहिए, शाब्दिक उग्रवाद नहीं चाहिए। सारी आवाजें नीचे एक एक करके बोलें। ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डिबेट की तरह से होनी चाहिए। डिबेट का डेकोरम बना करके रखें। आनंद दुबे बीच में आए आप। आनंद दुबे, प्राइवेट जॉब दी गई है, आपने तो सिर्फ 2,05,000 नौकरियां दी थी। आपके समय में उत्तर प्रदेश की जीडी जो है 10 लाख करोड़ थी, आज जो है 20 लाख करोड़ है। आपके समय में जो है बेरोजगारी दर 17.1% थी, आज 4.1% है। आपके समय में 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी उत्तर प्रदेश, आज 5 लाख करोड़ की है। आप आंकड़ों के साथ बात किया करिए, झूठा भ्रम न फैलाया करिए। आपके पास न तर्क है, न तथ्य है, न सबूत है। आप सिर्फ टीवी पर बैठकर अनर्गल आरोप लगाना जानते हैं। विवेक जी, आंकड़ों के साथ बात करिए, थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। ठीक है विवेक सायलर जी, फिर से मैं आपसे ही सवाल करूंगा। विवेक सायलर जी, फिर से मैं आपसे ही सवाल करूंगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा ना प्रजनन दर, यही शब्द इस्तेमाल किया था ना। मेरे साथ चक्कर यह है कि आप अगर मुझसे बात करेंगे तो इतना डेटा मैं आपके सामने रख दूंगा कि शायद आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अब सुनिए, मैं आईना दिखाने जा रहा हूं। यूपी की बात कर लेते हैं। 2001 में हिंदू की प्रजनन दर 4.1 और 2011 में हिंदू की प्रजनन दर 2.6 और वहीं पर 2011 में मुसलमान की प्रजनन दर 2.9%, यानी मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा है। अब आप क्या कहेंगे? आपने प्रजनन दर की बात की है ना, यहां मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा है। आप कैराना चले जाइए, बिजनौर चले जाइए, न जाने दिमाग में क्या भरा जाता है। आप 2.6 और 2.9 कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर प्रजनन दर में 0.3 का फर्क है तो 0.3 का अगर फर्क है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है हाशमीता। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जब भी आप एंकर हो अपने चैनल से बोलिएगा कि मुझे ना बुलाएं, क्योंकि आप घृणा फैलाते हैं, आप तुष्टीकरण करते हैं यहाँ बैठ के। देखिए विवेक भाई, मैं आपको एक नहीं 10 बार बुलाऊंगा। आदरणीय हैं आप, ये भी मैं आपसे कहूंगा। नमन है आपको, क्योंकि आप मेरी दहलीज पर आए हैं। और अगर समाजवादी पार्टी मेरी डिबेट में नहीं आती है इन एनी केस, या आप अगर विवेक सायलर जी नहीं आते हैं, फिर तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि शायद सवाल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं है, आप तुष्टीकरण नथिंग पर्सनल विवेक भाई, विवेक जी नथिंग पर्सनल, विवेक जी नथिंग पर्सनल। It is personal. It has to be personal. No, this is not personal. This is about UP. This is about 24 crore. You are spreading hatred and communalism in Uttar Pradesh. People like you. आनंद दुबे जी, इनका ये कहना है कि मैं सांप्रदायिकता फैला रहा हूँ। आनंद दुबे आइए, आनंद दुबे आ सकते हैं आप, आनंद दुबे आ सकते हैं आप। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि सांप्रदायिकता कौन फैलाता है। जो लोग आतंकियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं, जो लोग आतंकवादियों के मुकदमे वापस करते हैं, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट उनको फटकार लगाता है, जो लोग 134 से ज्यादा दंगे कराते हैं, जो लोग दंगाइयों को हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने पर अपने डीजीपी पर मुकदमा दर्ज करते हैं, ये लोग आपको पाठ पढ़ाएंगे। विवेक सायलर जी, आनंद दुबे का ये कहना है कि आप लोग आतंकियों के मसीहा हैं, जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी का ये कहना है कि आतंकियों को के फरमा बरदार हैं आप लोग। आनंद दुबे रुक जाइए, आनंद जी रुक जाइए आप, आनंद जी रुक जाइए आप। प्रधानमंत्री, हाँ TPCR, मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना कनेक्ट हो गए। जैसे ही मौलाना कनेक्ट हो जाएं, स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हो जाएं, मुझे तुरंत बताइएगा। विवेक भाई अपनी बात करें। और साथ ही मैं फिर से ये बात कहूंगा, विवेक भाई, अगर आपको मुझे गालियां देनी, आप गालियां दीजिए। आप बिल्कुल आजाद हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। मैं फिर भी हाथ जोड़ करके ही आपसे विनती करता रहूंगा, आप मेरी दहलीज पर आते रहें, मेरे चेहरे पर मुस्कान ही रहेगी, क्योंकि मुझे एक मेहमान की मेहमान नवाजी करना आता है। लेकिन हाँ, अगर सवालों से उठ करके जाने की कोशिश होगी तो फिर शायद मैं ये भी मानूंगा कि समाजवादी पार्टी को जवाब नहीं देना। विवेक भाई अपनी बात पूरी करें आप, क्योंकि मौलाना अली हुसैन मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। विवेक भाई अपनी बात बोलें। और खुलेआम हिंदू मुसलमान की डिबेट करके आप जो नफरत फैला रहे हैं ना, ये देश और प्रदेश के लिए दोनों बहुत खतरनाक। मैं आप विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह से तुष्टीकरण वाली डिबेट ना करिए, बेसिक मुद्दों पे बात करिए ना। आज महंगाई कहाँ है? हिम्मत है, पूछिए, है हिम्मत? सस्टेनेबल रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है उत्तर प्रदेश के लिए, उसको पढ़ा है आपने? सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा महिलाओं का रेप उत्तर प्रदेश में,
सबसे ज्यादा घरेलू इंसान उत्तर प्रदेश में, अनएम्प्लॉयड हाईएस्ट। विवेक भाई, विवेक साइलर जी, करना है आप तो हिंदू मुसलमान करना है। विवेक साइलर जी, जहां पर आबादी बढ़ने की बात होगी ना, आबादी को कंट्रोल करने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। पहली बात, आपने कहा कि महंगाई की डिबेट नहीं। ITV नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ITV नेटवर्क का नेशनल चैनल, न्यूज़ अंग्रेजी चैनल, इसके अलावा क्षेत्रीय जितने भी चैनल है ना, पहला ऐसा चैनल है जो महंगाई को लेकर के तमाम रिपोर्ट दिखा रहा है। पहला ऐसा चैनल है जो पेट्रोल डीजल की रिपोर्ट दिखाता है। पहला ऐसा चैनल है LPG से लेकर के CNG तक की रिपोर्ट दिखाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं YouTube लिंक भेज दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फिर से पैनल में बुलाऊंगा जब मैं महंगाई को लेकर के डिबेट करूंगा। लेकिन यहां महंगाई की डिबेट नहीं है, यहां पर मैं जनसंख्या कानून की बात कर रहा हूं। जनसंख्या कानून की वजह से मेरा यूपी, आपका यूपी, आनंद दुबे का यूपी, रवि त्रिपाठी का यूपी बच जाएगा। मेरी बात समझिए आप, जनसंख्या विस्फोट बच जाएगा। विवेक भाई, आप भी यूपी वाले हैं, मैं भी यूपी वाला हूं, मैं देसी यूपी वाला हूं, वो बात अलग है। ये समाज को बांटने की डिबेट है। अरे आप शिक्षित करिए, लोग शिक्षित होंगे तो जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो खुद जो प्रजनन दर है लोग। देखिए, मौलाना अली हुसैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मौलाना अली हुसैन, हालांकि आपने आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका बयान आते आते देर नहीं करेगा और जो समझ होगी, जो विजन होगा, जो दूरदर्शिता होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी। क्या यूपी में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए या नहीं? सीधा सवाल है, हाँ या ना? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? यानी जनसंख्या विस्फोट हो जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, 24 करोड़ 50 करोड़ पहुंच जाए, लेकिन यहां पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? यानी अल्लाह की देन जितनी भी आती रहे। आप ये कह रहे हैं कि जो 2 बच्चे होंगे उनको अभी देंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको फला चीज देंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? ये आपके इख्तियार में है, हुकूमत के इख्तियार में है। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का इस्लाम में जो कानून है वो माना जाएगा, न कि आपका बनाया हुआ कानून माना जाएगा। सवाल ये है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि आप शरई कानून मानेंगे, एक राज्य सरकार का कानून नहीं मानेंगे? यानी आप लोग जनसंख्या के नाम पर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? मौलाना, अल्लाह के कानून के अंदर जो कानून है वो पाबंद किया जाए। ये हमारा खुद हक बनता है कि हम जितने बच्चों को पाल सकें, बड़ा कर सकें, खिला सकें, उनकी तालीम दे सकें, उससे बच्चे पैदा होना चाहिए। आनंद दुबे जी, अब आपसे 2 सवाल। आनंद दुबे जी, अब आपसे 2 सवाल, सवालों के कटघरे में अब आप भी आएंगे। शफीकुर रहमान पर कहते हैं कि इससे अच्छा नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण ब्रेक लगाने से बेहतर यह है 20 साल शादी बंद करा दीजिए यूपी में, खुद ही पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, असम, उड़ीसा, 10 राज्य हैं जहां पर कानून लागू है, लेकिन अभी तक पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? बर्ग जी का ये तर्क कि 20 साल शादी बंद करा दीजिए, ये एकदम वाहियात तर्क है और ये मतलब ये जवाब देने योग्य भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज आप समझिए, आप भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अन्य राज्यों में जो कानून है वो क्या है, उन पर बाद में बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जो कानून आने वाला है हम उस पर बात कर लेते हैं। इस कानून में बहुत सारी चीजें, इस कानून में बहुत सारे फायदे भी दिए जा रहे हैं जिससे लोग जागरूक हो, और इस कानून में कुछ कठोरता भी लाई जा रही है जिसकी वजह से लोग इसको माने। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा मौलाना कि हम शरिया मानेंगे। ये बताइए कि बहुत से शरिया में, बहुत से देशों में ये कानून है कि आप चोरी करो तो आप काट लिया जाए, आप रेप करो तो आपको दूसरी सजा है, आप मर्डर करो तो आपको गोली मार दी जाए। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज। ठीक है, जब शरिया की बात होती है तो ये कहते हैं कि हमें तलाक में, शादी में, संपत्ति में और विवाह में हमें शरिया चाहिए, और क्रिमिनल में हमको IPC चाहिए। अरे भाई, पूरी शरिया लो ना। चोरी करो तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाए, बलात्कार करो तो अलग सजा दी जाए, मर्डर करो तो फांसी दे दी जाए, मार दी जाए। आप पूरा शरिया लीजिए ना, आधा अधूरा शरिया क्यों लेते हैं? जहाँ अपने फायदे की चीज होती है वहां तो आपको शरिया दिखता है, और जहाँ दूसरे के फायदे की चीज होती है वहां आपको IPC चाहिए। ठीक है, ये क्या तरीका है भाई? ठीक है विवेक भाई, मेरा 2 सवाल है। आपको दिक्कत कानून की टाइमिंग से है या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यानी कानून से ही है? टाइमिंग या कानून से दिक्कत किससे है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका था कि जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने की थी, मैं बात करता हूं तो आप टोकने लगते हैं। योगी जी ने पहले भी बहुत बात की थी, व्यापारियों को लेके बात की थी, किसानों को लेके बात की थी, महंगाई को लेके बात की थी, डीजल पेट्रोल भी बड़ी समस्या है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी, एक्सप्रेसवे की बात हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, गंगा की सफाई की बात हुई थी। क्या किया इन्होंने? ये सब चुनाव में इनके हथकंडे हैं, इनको खुद पता है कि ये बाहर जाने वाले हैं 2022 में।
इसीलिए इस तरह के उल्टी सीधे स्टेटमेंट आते रहते आनंद दुबे, आप लोग हथकंडे अपना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को डर यह है कि 2022 में बाहर जाने वाले हैं, उससे पहले इस तरह का एजेंडा चला लिया जाए, इस तरह का प्रोपेगेंडा चला लिया जाए। विवेक जी को रिबट करें तुरंत ही। आनंद जी कह रहे हैं बाहर जा रहे हैं। आनंद दुबे, विवेक जी को जवाब देना चाहेंगे आप? जी मैंने कहा ना, देखिए इनका कहना टाइमिंग, देश में जो है चुनाव लगातार चलते रहते हैं, कभी लोकसभा के होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं, कभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, कभी निकाय चुनाव होते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले लाते तो कहते साहब पंचायत चुनाव के लिए लाए हैं, उसके पहले लाते तो कहते साहब 22 उपचुनाव के लिए लाए हैं, उसके पहले लाते कहते साहब लोकसभा चुनाव के लिए लाए हैं। तो इनके आधार में कोई दम नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि विवेक साइलर जी किसी भी दिन किसी डिबेट में मेरे साथ बैठे, मैं इनको आंकड़ों के साथ, या अभी आपके पास टाइम हो तो मैं इनको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र जारी किया था, जो संकल्प पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो की बात हम फिर कभी कर लेंगे। मैंने कहा ना कि मैं अपने इशू से, अपने सब्जेक्ट से बिल्कुल भी इधर उधर न भटकता हूँ, न ही अपने गेस्ट को भटकने देता हूँ। मौलाना अली हुसैन को एक बार फिर से लेकर के आते हैं। मौलाना अली हुसैन, चलिए ठीक है, आपने कहा कि आप शरई अदालत मानेंगे, शरिया कानून मानेंगे, राज्य का कानून नहीं मानेंगे, देश का कानून नहीं मानेंगे, जो एक विधान की तरफ से, जो देश के विधान की तरफ से लिखा हुआ जो कानून होगा उसको नहीं मानेंगे। लेकिन क्या कोई मौलाना ये जिम्मेदारी उठाएगा कि आबादी को जा करके, अपने समुदाय को जा करके, अपने कौम को जा करके ये कहे आबादी पर कंट्रोल तो करो? कंट्रोल करोगे तभी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, तभी बिजली सड़क पानी मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। क्यों कोई मौलाना इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता? बात तो बिल्कुल सही है कि आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए, मगर कानून बना के ना होना चाहिए, बल्कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर 2 बच्चे होंगे तो बेहतर जिंदगी होगी। आप अच्छा पढ़ा सकते हो, अच्छा लिखा सकते हो, किसी कॉलेज बना सकते हो, गरीबी खत्म हो सकती है। जब बच्चे कम होंगे तो कम खर्च होगा। ये बातें बहुत अच्छी तरह समझा जा सकती है। आप जबरदस्ती कोई कानून किसी पर लागू नहीं कर सकते। आनंद दुबे, आप लोग जबरदस्ती कानून लागू करने की फिराक में है, जवाब दें मौलाना अली हुसैन को। आप ये बात समझाएं, मुसलमानों को भी समझाएं, हिंदुओं को भी समझाएं। आनंद दुबे, जवाब दें मौलाना अली हुसैन को। जबरदस्ती आप लोग कानून लागू करने की फिराक में है। किसी भी, देखिए इस देश के संविधान ने केंद्र सरकार को, राज्य की सरकारों को अधिकार दिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज पर कानून बना सकती है। अगर इन्हें लगता है कि इस कानून से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। अरे अभी तो ये कानून आया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ मसौदा सामने आया है, तो ये इतने बिलबिला रहे हैं। कानून आ जाएगा तब तो ये क्या करेंगे? मौलाना अली हुसैन, आप लोग मसौदे के नाम पर बिलबिला रहे हैं, जवाब दीजिए। सारी चीजें पहले समझ के बोलना चाहिए इंसान को। पहली बात तो ये है कि हर मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई या मतलब दलित, हर एक को चाहिए है कि वो अपनी कौम में, अपने समाज में ये बात फैलाए कि कम बच्चों से कम देश से भला होगा, लोग अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, खर्च कम होगा, महंगाई जो होती है उससे कंट्रोल हो सकता है। आप प्यार मोहब्बत समझाएं, और ये कि आप कानून लाके ये जबरदस्ती करें, ये जबरदस्ती मुझे पसंद नहीं है। मेरा मतलब कहने का मैं भी चाहता हूँ कि अगर कम औलादें होंगी तो इंसान खुश होगा। चूंकि संयोजक विश्व हिंदू परिषद के रवि त्रिपाठी चित्रकूट से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चित्रकूट यानी जहां पर 5 दिन संघ का मंथन चला है। रवि त्रिपाठी जी, क्या संघ ने भी आबादी को कंट्रोल करने के लिए किसी प्लान पर मंथन किया है, नहीं किया? अंदर की खबर क्या है? अरे हमारी तो आबादी उत्तर प्रदेश में वैसे धर्म परिवर्तन करके ये लोग कम किए दे रहे हैं मौलाना साहब। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन इतनी तेजी से कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है? आदिवासी है, गरीब है, लाचार है, हिंदुओं का ही तो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और अगर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन एक तरफ होता रहा, दूसरे तरफ सरकार कानून लाती रही, तब तो हिंदू नाम मात्र को उत्तर प्रदेश में नहीं बचने वाला है। इस प्रदेश की सरकार को सख्ती से धर्म परिवर्तन पर नियम और कानून बनाने चाहिए। आनंद दुबे जी, आपके अपने ही साथी विश्व हिंदू परिषद के रवि त्रिपाठी का ये कहना है कि भैया देखो, अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल में करना है ना, तो आप धर्म परिवर्तन करने वाला जो रैकेट चल रहा है, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, और वो षड्यंत्रकारी जिनके तार विदेश तक से भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग मुल्कों से जुड़े हुए हैं, उन्हें कंट्रोल कीजिए, बजाय इसके कि आप कानून लेकर के आए। आनंद जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोले। हाँ आ रही है। धर्मांतरण का इतना बड़ा मामला जो है, जो 24 राज्यों में चल रहा था, उसका खुलासा कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश से हुआ।
ठीक है, ये हमारे सरकार की सफलता है, हमारे पुलिस बल की, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों की सफलता है जो धर्मांतरण के इतने बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान से जुड़े हैं, जिसके तहत जैसे मोहम्मद से जुड़े हैं, जिसके तहत जाकिर नाइक से जुड़े हैं, और उसी जाकिर नाइक से जुड़े हैं जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है अपना आदर्श मानती हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता ने इसकी निंदा की? क्या इतने मौलाना जो फतवे जारी करते हैं, जो जनसंख्या कानून पे बिलबिला रहे हैं, उन्होंने एक बार इसकी निंदा की कि इस तरह से मूक बधिर लोगों का, इस तरह से गरीब लोगों का, इस तरह से लाचार लोगों को किस तरह से पैसे का लालच देकर उनको उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है? पूछिए विवेक साइलेंस जी से, क्या टीवी चैनल पर ये विवेक जी, उसकी निंदा आनंद दुबे का करेंगे? ये कहना है कि धर्मांतरण के खिलाफ जो कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से जो धर्मांतरण का पूरा एक रैकेट चलता है, इसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? जहालत के जितने फतवे होते हैं, फतवे जिनमें ये कहा जाता है कि एक लड़की को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, एक लड़की को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, इन फतवों को लेकर के आप लोगों ने कभी आवाज उठाई? विवेक भाई, देखिए, जहां तक धर्मांतरण की बात है, अगर फोर्सफुल जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है तो बहुत गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, हर चैनल पे बोला है। लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो संविधान और कानून इसकी इजाजत देता है। और अक्षित भाई, आपसे एक बात कहूंगा, एक दिन नीतीश कुमार जी को आप अपने चैनल में बुला के उनसे पूछिए कि उन्होंने कहा कि ये कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, जागरूकता फैलानी चाहिए और एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने शुरू में ही मैंने नीतीश जी को सुना दिया, आपने जो बात कही है ना, नीतीश जी को हमने शुरू में ही सुना दिया। हुए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही मुख्यमंत्री बने और चैनल और बिहार में अपना सरकार चला रहे हैं। उनसे बात करिए, उनका भी यही कहना है, उनसे पूछिए इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। इनके स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं। फिर मुझसे पहले तो शायद आनंद दुबे को पूछना चाहिए ना। आनंद जी, नीतीश जी से क्या पूछेंगे? ड्राफ्ट इसीलिए अपलोड किया गया है कि लोगों के सुझाव आए, लोग सुझाव देंगे, उसमें सुधार किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। जागरूकता की बात है, देखिए हमने जनसंख्या नीति जारी की है, नीति में हमने जागरूकता बढ़ाने की बात की है, हमने मृत्यु दर कम करने की बात की है, हमने जन्म दर कम करने की बात की है। नीति अलग चीज है और कानून जो आ रहा है वो अलग है। देखिए, नीति जो है वो हमारा दूरगामी लक्ष्य है और कानून जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, नीति और कानून दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है, कानून किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है, नीति नहीं होती है। नीति में हमारी नीति जो जनसंख्या नीति जारी हुई उसको आप पढ़िए, उसमें जागरूकता के लिए कितनी सारी चीजें की गई हैं, स्वास्थ्य के लिए कितनी बात की गई है। ये लोग बिना ड्राफ्ट पढ़े, बिना नीति पढ़े टेलीविजन चैनल पे आते हैं और अपनी बात करना शुरू कर देते हैं, जो मन में आता है उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। मौलाना अली हुसैन, आज से क्यों ना आप लोग भी एक रेजोल्यूशन लें कि ये जो नमाज होती है, नमाज के बाद तकरीरें होती हैं, इन तकरीरों में जितने भी बड़े बड़े इमाम हैं, ये कौम को ये कहें कि भाई देखो, आप लोग आबादी बढ़ा रहे हो जिस वजह से कौम की बदनामी हो रही है, आबादी बढ़ा रहे हो जिस वजह से कौम को कई जगह पर जाहिल कहा जाता है, आबादी बढ़ाने में लगे हुए हो इसीलिए अल्लाह की देन के साथ में जोड़ करके मजाक उड़ाया जाता है, आप लोग इस पर कंट्रोल करें। आपको लगता नहीं जितने भी इमाम हैं बिल्कुल एक सुर में ये बात मस्जिद के अंदर से कहें, बोलें? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। सारे इमामों को, सारे मौलानाओं को पूरे हिंदुस्तान में ये बात कहना चाहिए कि आबादी कम करने के लिए प्यार मोहब्बत से लोगों को समझाएं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ईसाई हो, जितने भी लोग हों। एक काम कीजिए ना, कौम की जमात लेकर के जाइए, समाज के बीच में जाइए और समाज के बीच में जाकर के अवेयरनेस फैलाइए ना, अवेयरनेस होनी चाहिए। और इतना तबका ये बात समझ रहा है, आज के नौजवान ये बात समझ रहे हैं कि बच्चे कम होना चाहिए। आज के माँ बाप समझते हैं कि हमारे औलाद कम होंगी तो हमारे बोझ कम होगा। ऐसा नहीं है कि योगी के कहने तो होगा, मोदी कहने तो होगा, इंसान को समझना क्या करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी हमारे मुल्क में विवेक भाई, चूंकि एकदम मैं कंक्लूडिंग पार्ट में हूँ और कम से कम गुस्सा ना रहें आप, नाराजगी ना रखें, अगर हंसी और मुस्कुराहट के साथ में मेरी डिबेट ओवर होगी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नो ग्रजेस प्लीज, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट, इट्स ऑल अबाउट द इशू। ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। आपका धन्यवाद मौलाना अली हुसैन, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। रवि त्रिपाठी जी, आनंद दुबे जी, थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। अंत में मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा यूपी को लेकर के। अगर बुंदेलखंड का किसान जो है ना, अगर घास की रोटी खाता है और उसे रोटी नसीब नहीं हो रही गेहूं की, आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर यूपी में एक लंबा युवा वर्ग है
जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही है तो आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर एक ईमानदार मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला किया है कि क्यों ना आबादी कंट्रोल करके 24 करोड़ यूपी वालों का भला किया जाए, तो बिल्कुल इस तरह का फैसला जायज़ है, ठीक है। और जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून आना ही आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि लाग लपेट की हम बात करते नहीं। डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।